ये ठगबंधन परिवार देखता है, प्रगति नहीं। ये ठगबंधन अपना फायदा देखता है, आपका विकास नहीं। हम सब के लिए श्रद्धेय श्रीमंत राजमाता साहब को भी श्रद्धा पूर्वक पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जितनी भी बार उन्होंने चुनाव लड़ा है कांग्रेस के टिकट पर लड़ा है, लेकिन जिस तरह के समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उसमें जाहिर बात है कि वहीं चंद्रशेखर आजाद जिनकी सारी सियासत इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, या कहीं की सियासत का जिनका उभार आया है वो उत्तर प्रदेश से आया है, वहीं पर वो महज एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बिहार मध्य कहीं ना कहीं राजनीति की शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, अब मध्य प्रदेश में भी चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को उतारने की खबरें। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी आलाकमान ने अपने खेमे से कई दिग्गजों को मैदान में उतारा है। बात की जाए मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में, 29 लोकसभा सीटों पर अब देखा जाए बीजेपी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि जिस तरह से महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना सीट से बीजेपी ने आगे किया है, क्या वाकई में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से बीजेपी को जीत दिला पाएंगी या फिर नहीं? ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को न सिर्फ कांग्रेस की तरफ से चुनौती मिल रही है, बल्कि आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी उन्हें चुनौती मिल चुकी है। क्या वोटिंग बैंक यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है या नहीं? नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। जिस तरह से देखा जा रहा है कि गुना सीट जिस तरह से सिंधिया दावेदारी कर रहे हैं, बार बार वह गुना का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। न सिर्फ सिंधिया अपने लिए वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि वह वादे करते हुए नजर आ रहे हैं जनता के बीच उतरकर। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि सिंधिया की जो पत्नी है प्रियदर्शनी सिंधिया, वह भी चुनावी प्रचार में जोरों शोरों से जुट चुकी हैं, तो वहीं उनके बेटे महाआर्यमन सिंधिया भी। इसके अलावा बीजेपी आलाकमान भी सिंधिया के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर गुना सीट का नजारा आपको दिखा देते हैं कि कैसे यहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी एक मजबूत दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं सिंधिया की। देखिए जरा। भाइयों बहनों, मैं आज गुना मत क्षेत्र में आया हूं, तब हम सब के लिए श्रद्धेय श्रीमंत राजमाता साहब को भी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो मंच पर बैठे हैं, आज की भारतीय जनता पार्टी की कल्पना ही नहीं कर सकते अगर राजमाता साहब ने जनसंघ और भाजपा की नींव में बलिदान न दिया होता तो आज भाजपा यहां न पहुंचे। मैं राजमाता साहब को सम्मान के साथ प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये ठगबंधन परिवार देखता है, प्रगति नहीं। ये ठगबंधन अपना फायदा देखता है, आपका विकास नहीं। आगे समस्या है खजूरी में बहुत साल से पानी बिल्कुल ये टंकी बनी रखी हुई है, टंकी का काम बंद कर दिया है। आप लिखो और मेरे को दो, मेरा काम नहीं है, आपका काम हम लिखेंगे मैडम हम लिखेंगे। आप बन जाओगी ना तो एक बार जरूर चक्कर लगाना, पानी की व्यवस्था करना। अब यही देखना होगा कि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में जिस तरह से बीजेपी आलाकमान भी हैं, क्या सिंधिया को ये जीत मिल पाएगी या फिर नहीं? 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा गया कि कांग्रेस की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया बतौर उम्मीदवार मैदान में थे, तो वहीं बीजेपी की तरफ से केपी यादव, और केपी यादव उन्हें हार का सामना करा देते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने यहाँ पर सिंधिया को टिकट दे दिया। जब कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में आ गए सिंधिया अपने 22 समर्थकों के साथ, तो अब बीजेपी कहीं ना कहीं भरोसा जताए बैठी है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। अब देखा जा रहा है कि जिस तरह से पहले चरण, दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया हो चुकी है और अब तीसरे चरण में गुना सीट पर अब मतदान होने जा रहे हैं। ऐसे में अब यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश कर दी है। आपको जानकारी दे दें कि चंद्रशेखर आजाद ने 6 सीटों से अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें देखा गया है कि राजगढ़ से जहां एक
तरफ दिग्विजय सिंह है कांग्रेस की तरफ से, तो वहीं आजाद ने भी अपने उम्मीदवार को उतारा है। गुना सीट से भी उन्होंने अपने उम्मीदवार को आगे कर दिया है। आपको जानकारी दे दें कि करण जाटव को यहां से उतारा गया है। दलित वोट बैंक और आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश में है चंद्रशेखर आजाद। तकरीबन 35 से 37% वोट बैंक है मध्य प्रदेश की सियासत में दलित और आदिवासी मिलाकर। ऐसे में यहाँ पर आजाद पूरी तरीके से अपनी पार्टी की पैठ बढ़ाने की कोशिश में जुट चुके हैं। सवाल यहाँ पर रहेगा हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार सिंधिया को चुनौती देने के लिए चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से सिंधिया एक बड़ा नाम है, श्रीमंत कहे जाते हैं और देखा जा रहा है कि जमीनी स्तर पर जुड़ने की पूरी तरीके से कोशिश करें। उनके परिवार के सदस्य भी मैदान में हैं और दूसरी ही तरफ बीजेपी ने भी एक बड़ा दाव खेला है, सिंधिया पर भरोसा जताया है, जो सिंधिया कांग्रेस में रहकर इसी सीट से हार गए थे और वहां से अब आजाद भी अपने उम्मीदवार को आगे कर चुके हैं। देखिए, बिल्कुल गुना सीट को लेकर सबसे अधिक चर्चा इसी बात को लेकर है कि सिंधिया पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जितनी भी बार उन्होंने चुनाव लड़ा है कांग्रेस के टिकट पर लड़ा है, लेकिन जिस तरह के समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उसमें जाहिर बात है कि सिंधिया को भी कहीं ना कहीं दबाव जरूर महसूस हो रहा है कि बीजेपी के टिकट पर वो पहली बार चुनावी मैदान में, ऐसे में उनको भी जीतना यहाँ पर जरूरी हो जाता है, अपना अगर रसूख बचाना है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो इस समय सिंधिया सबसे बड़ा नाम बनकर बीजेपी के लिए उभरे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर उनकी हार हो जाती है, जैसे हमने देखा 2019 में भी उनको यहाँ पर हार का कह सकते हैं सामना करना पड़ा था और यही वजह है कि लगातार वो पूरा का पूरा माहौल बनाने में लगे हुए हैं गुना सीट के ऊपर। लेकिन जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी वहाँ पर अपना एक तरीके से एंट्री करने वाली है, उससे क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, जातिगत समीकरण की बात करें तो कोई बहुत विशेष फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर करीबन 37-38% के आसपास दलित और आदिवासी वोट बैंक आता है, तो कुछ सीटों पर ज़रूर ये असर डाल सकता है, लेकिन वो जीत में बदल पाएगा या नहीं, इसको लेकर कह सकते हैं कि पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तमाम पार्टियों की जो तैयारी थी वो बहुत पहले से थी। लेकिन जिस तरह से आज़ाद एन वक्त पे चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सिर्फ अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं नेम फेम दिलाने के लिए उन्होंने प्रत्याशी सीट से उतारा है, बल्कि जीत हार में मेरे ख्याल से कोई कंट्रीब्यूशन उनका नहीं होने वाला है, कोई उनकी भागीदारी नहीं होने वाली है। सिर्फ अपने आप को चर्चाओं में लाने के लिए उन्होंने यहाँ पर अपने प्रत्याशी को उतारा, क्योंकि इससे पहले बसपा भी यहाँ से चुनाव लड़ती रही है, सपा भी लड़ती रही है मध्य प्रदेश में। तो ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी किस तरह से आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, किस तरह चुनाव लड़ती हुई नजर आती है, जो उनका प्रत्याशी है किस तरह का चुनाव प्रचार वहां पर होता हुआ नजर आता है। चूंकि तीसरे फेज में चुनाव है तो वक्त भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि एक लंबा कह सकते हैं महीनों पहले अगर तैयारी शुरू की जाती तो शायद थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ सकता था। लेकिन जिस तरह से चुनाव से ठीक एन वक्त पहले उन्होंने तय किया कि यहाँ से हमारा प्रत्याशी होना चाहिए, तो ऐसा लगता नहीं कि बहुत बड़ा असर यहाँ पर पड़ने वाला है। वाकई कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर जो तीसरे चरण में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश की सियासत में देखा जाए तो एक आध सीट तो अपनी तरफ लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ग्वालियर है, मुरैना है, इन दोनों ही सीटों से भी उन्होंने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। ऐसे में यहाँ पर 7 मई को जब वोटिंग होगी, ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार यहाँ पर दलित वोट बैंक को साधने में आजाद समाज पार्टी कामयाब होती है या फिर नहीं। अगला सवाल यहाँ पर अक्षय से लेना चाहेंगे कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद का हर एक राज्य में उनके जो उम्मीदवार उतरते हुए नजर आ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद को कितना सियासी फायदा अब आने वाले समय में मिल सकता है? देखिए प्रांशी, जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर लगातार अब चर्चाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि बिहार में भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। बिहार की भी 4 से 5 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ऐसे में एक उठकर आ रहा है, वो ये कि चंद्रशेखर, जिनकी राजनीतिक ज़मीन जो है वो भी मजबूत वो बननी शुरू हुई है, और वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, और उस ही क्षेत्र में चंद्रशेखर महज एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो है नगीना, बिजनौर जिले की नगीना लोकसभा सीट, जिसके आसपास अगर देखा जाए तो कई यहाँ पर हॉट सीट कहे जाने वाले संसदीय क्षेत्र आते हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद, जिनकी सारी सियासत इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, या कहीं की सियासत का जिनका उभार आया है वो उत्तर प्रदेश से आया है, वहीं पर वो महज एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में 1 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो ये जो रणनीति चंद्रशेखर आजाद ने अपनाई, ये थोड़ा समझ के परे है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे उनकी सियासी जमीन कुछ हद तक मजबूत जरूर होगी, और चंद्रशेखर आजाद का जो वोट बैंक है वो भी धीरे धीरे बनता यहां पर नजर आएगा, चाहे बिहार की बात हो चाहे मध्य प्रदेश की बात हो। लेकिन एक चीज यहां पर लगातार चर्चा में है और आगे भी मुझे लगता है रहने वाली है कि आजाद अगर मध्य प्रदेश और बिहार की कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं तो यूपी में महज 1 सीट पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं।
वाकई ये सवाल तो बन ही जाता है कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार एक ही सीट क्यों? क्या अब यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी को चुनौती देने में ही जुटे हुए? नगीना सीट एक ऐसी सीट है जहां से मायावती चुनाव लड़ती हैं, जीत हासिल करती हैं और वहीं से अपने भतीजे आकाश आनंद को भी लॉन्च करती हैं। अगला सवाल यहाँ पर मायावती और चंद्रशेखर आजाद पर रहेगा दिनेश से। क्या यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी जिस तरह से 6 से 7 उम्मीदवार उतार चुकी है और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक को अपनी तरफ खींच पाने में आजाद कामयाब होते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए प्रांशी, यहाँ से आज़ाद की राजनीतिक गतिविधियों को देखकर ऐसा लगता है कि वे मूलतः यहाँ पर मायावती के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वही जो है कहीं ना कहीं राजनीति की शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, अब मध्य प्रदेश में भी चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को उतारने की खबरें सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव है और बड़ा चुनाव है, इसको देखते हुए आज़ाद देश भर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक पहचान बनाना चाहते हैं और पार्टी का विस्तार करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक ही सीट पर लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा है, ये दर्शा देता है कि पार्टी का आधार कितना बड़ा है। लेकिन यहाँ आजाद जिस तरीके से जा रहे हैं, मायावती के वोट बैंक को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, दलितों के बीच संविधान की बातें करते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि संविधान के लिए लड़ाई लड़नी है, आपको अधिकार दिलाने हैं, जबकि मायावती दूसरी तरफ उन्हें यहाँ पर जो है वोट कटवाता कहती नजर आ रही है और कोई सियासी आधार देखती नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा सियासी घमासान मचा हुआ है, इसमें चंद्रशेखर आजाद की कोशिशें यही है कि उस वोट बैंक को कैप्चर करके कहीं ना कहीं जो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई जाए और दलितों के मसीहा बनने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्होंने मायावती को जिस तरीके से मैनिपुलेट किया है और लगातार कहना चाहते हैं कि मायावती को आपने 50 सालों तक देश भर की राजनीति में जो है लोकतांत्रिक ताकत दी है, लेकिन मायावती ने उस आधार पर आपकी आवाज को नहीं उठाया है और उसी के कारण 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज दलित समुदाय का बुरा हाल है। वाकई अभी देखा जाए जिस तरह से मायावती के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं आजाद, और दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती भी दे रहे। एक वक्त ये भी आया, ये कहा गया कि मायावती इंडिया गठबंधन में नहीं आती तो चंद्रशेखर आजाद की एंट्री इस गठबंधन में हो सकती है। प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उनका बेहतरीन बॉन्ड देखने को मिलता है और ऐसे में गुना सीट जहां से सिंधिया उम्मीदवारी यहां पर दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से यादवेंद्र सिंह है। और ऐसे में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं यादवेंद्र सिंह, क्या उन्हें भी चुनौती दे पाने में आजाद सफल होते हुए नजर आएंगे? फिलहाल तो देखा जाए नामुमकिन ही नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस, और ऐसे में यहाँ पर जीत का दावा यहाँ पर हर एक पार्टी कर रही है। बीते कुछ दिनों पहले ही सचिन पायलट ने कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर रही है और इस वक्त मध्य प्रदेश में बीजेपी का हाल कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी को कितनी मजबूत बना पाते हैं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।